साथियों नमस्कार। आप गुलामगिरी परिच्छेद 2 का संवाद सुन रहे हैं। ढोंडीराव इस देश में बटु यानी वामन के पहले ईरान से आर्य लोगों के कुल मिलाकर कितने जत्थे आए थे? ज्योतिराव इस देश में आर्य लोगों के कई जत्थे जलमार्ग से आए। ढोंडीराव उनमें से पहला जत्था जल मार्ग से लड़ाकू नौका से आया था या किसी और मार्ग से? ज्योतिराव कहते हैं लड़ाकू नौकाएं उस काल में नहीं थी, इसलिए वे जत्थे छोटी छोटी नौकाओं पर आए थे और वे नौकाएं मछलियों की तरह तेजी से पानी के ऊपर चलती थी। इसीलिए उस जत्थे के अधिकारी का उपनाम मत्स्य मछली पड़ गया होगा। ढोंडीराव फिर ब्राह्मण इतिहासकारों ने भागवत आदि ग्रंथों में इस तरह लिख दिया कि उस जत्थे का मुखिया मत्स्य से पैदा हुआ था। इसका क्या मतलब हुआ? ज्योतिराव उसके बारे में तुम ही सोचो कि मनुष्य और मछली, इनकी इंद्रियों में, आहार में, निद्रा में, मैथुन में और पैदा होने की प्रक्रिया में कितना अंतर है। उसी प्रकार उनके मस्तिष्क में, मेधा में, कलेजे में, फेफड़े में, अतड़ियों में, गर्भ पालने पोसने की जगह में और प्रसूति होने के मार्ग में कितना चमत्कारिक अंतर है। मनुष्य जमीन पर रहकर अपनी जिंदगी बसर करने वाला प्राणी है। वह जरा सी असावधानी से पानी में गिरने पर तैरना न आए तो डूबकर मर जाता है, किंतु मछली हमेशा ही पानी में गिरने पर तैरना न आए तो डूबकर मर जाता है, किंतु मछली हमेशा ही पानी में रहती है। लेकिन मछली को पानी से बाहर निकालकर जमीन पर रखते ही तड़प तड़प कर मर जाती है। नारी स्वाभाविक रूप में एक समय ही बच्चे को जन्म देती है, लेकिन मछली सबसे पहले कई अंडे देती है। उसके कुछ दिनों बाद उन अंडों को फोड़कर उसमें से अपने सभी बच्चों को बाहर निकाल लेती है। अब जिस अंडे में यह मत्स्य बालक था, उसको पानी से बाहर निकालकर जमीन पर फोड़ा गया होगा और उस अंडे से उसने इस मत्स्य बालक को बाहर निकाला होगा। यदि यह कहा जाए तो उस मछली की जान पानी से बाहर जमीन पर कैसे बची होगी? शायद उसने पानी में ही उस अंडे को फोड़कर उस मत्स्य बालक को बाहर निकाला होगा। यदि यही कहा जाए तो उस मत्स्य जैसे बालक की जान पानी में कैसे बची होगी? कोई आदमी इस तरह की शंका कर सकता है कि मनुष्यों में किसी मजे हुए गोताखोर ने पानी के अंदर गहरी डुबकी लगाकर मत्स्य बालक जिस अंडे में था, उस अंडे को पहचान कर वह उसको जमीन पर लाया होगा। खैर, यह भी सच मान लीजिए, लेकिन बाद में किस चतुर मर्द ने मछली के उस अंडे को फोड़कर उसमें से उस मत्स्य बालक को निकाला होगा? क्योंकि यूरोप और अमेरिकी देशों में काफी विकास हुआ है और बड़े बड़े ख्याति प्राप्त विद्वान चिकित्सा शास्त्र में विज्ञान हुए हैं, फिर भी उनमें से किसी एक ने अपनी छाती पर हाथ रखकर यह दावा नहीं किया कि मैं मछली के अंडे को फोड़ करके उसमें बच्चे को जिंदा बाहर निकाल देता हूँ। खैर, वह अंडा पानी में है। इस तरह महत्वपूर्ण संदेश किस अमर मछली ने पानी में बाहर आकर उसे गोताखोरों को बताया होगा और उस जलचर संदेशवाहक की भाषा को मानव को कैसे समझ में आई होगी? इस प्रकार की एक से अधिक शंकाओं से भरे उन लेखों से सही समाधान होना बिल्कुल असंभव है। इसलिए उसके बारे में यह अनुमान प्रमाणित होता है कि बाद में कुछ मूर्ख लोगों ने मौका मिलते ही अपने प्राचीन ग्रंथों में इस तरह की काल्पनिक कथाओं को घुसेड़ दिया होगा। ढूंढीराव अच्छा, फिर सवाल यह उठता है कि उस जत्थे का नायक अपने लोगों के साथ किस जगह पर आकर रुका होगा? ज्योतिराव पश्चिम में समुद्र को पार करते हुए वह एक बंदरगाह पर उतरा। ढूंढीराव उस बंदरगाह पर उतरने के बाद उसने क्या किया? ज्योतिराव कहते हैं उसने शंखासुर नाम के क्षेत्रपति को जान से मार डाला और उसके राज्य को छीन लिया। बाद में शंखासुर का वह राज्य मत्स्य के मारते समय तक आर्य लोगों के अधिकार में बगैर खतरे में रहा। मत्स्य
के मरते ही शंखासुर के लोगों ने अपना राज वापस लेने के उद्देश्य से मत्स्य के कबीले पर बड़ा ही खतरनाक आक्रमण कर दिया। धोड़ीराव बाद में उस खतरनाक हमले का क्या परिणाम हुआ? ज्योतिराव उस करारे हमले में मत्स्य के कबीले की करारी हार हुई, इसलिए उसने युद्ध भूमि से ही भाग जाना बेहतर समझा और वह भाग निकला। बाद में शंखासुर के लोगों द्वारा उसका पीछा करने की वजह से वह अंत में किसी पहाड़ी पर जाकर घने जंगल में छिप गया। उस समय ईरान से आर्य लोगों का दूसरा एक बड़ा कबीला कछवे के बंदरगाह पर आ पहुंचा और वे कछवे मछुए के बड़े होने की वजह से पानी पर कछुए की तरह धीरे धीरे चल रहे थे। इसकी वजह से उस कबीले के मुखिया का उपनाम कच्छ हो गया। अब अगला एपिसोड परिच्छेद 3। परिच्छेद 3 कच्छ भूदेव भूपति क्षत्रिय द्विज और कश्यप राजा के संबंध में। धोड़ीराव कहते हैं मछली और कछुआ इन सभी बातों में तुलना करने पर कुछ बातों में निश्चित रूप में अंतर दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ बातों से जैसे पानी में रहना, अंडे देना, उन्हें फोड़ना आदि में समानता भी दिखाई देती है। इसलिए भागवत आदि पुराण में यह लिख रखा है कि कच्छ केचुए से पैदा हुए। इसके बारे में भी सोचने पर परिणाम मत्स्य जैसा ही होगा और अपना सारा समय व्यर्थ में नष्ट होगा। इसलिए मैं आपसे आगे की बात पूछना चाहता हूँ कि कच्छ ने बंदरगाह पर उतरने के बाद क्या किया? ज्योतिराव सबसे पहले उस बंदरगाह की जिस पहाड़ी पर मत्स्यों का कबीला मुसीबत में पड़ गया था, वहाँ के मूल क्षेत्रवासी लोगों को भागकर उसने अपने लोगों को मुक्त किया और स्वयं उस क्षेत्र का भूदेव यानी भूपति बन बैठा। धोड़ीराव फिर जिनको कच्छ ने खदेड़ा था वे क्षत्रिय लोग किस ओर चले गए? ज्योतिराव विदेशी ईरानी या आर्य लोगों के कबीले को समुद्र के रास्ते से आया देखकर वे लोग घबराकर द्विज आए चिल्लाते हुए पहाड़ी के उस पार कश्यप नाम के क्षेत्रपति के पीछे पीछे निकल पड़े। कच्छ ने उनको इस तरह पीछे पीछे जाते हुए देखकर अपने साथ कुछ फौज लेकर उस पहाड़ी के एक छोर से नीचे उतरा। उसने उस पहाड़ी को पीठ पर लेकर मतलब पीछे छोड़कर कश्यप के राज्य के क्षत्रियों को ईरान की मदद से कष्ट देने लगा। बाद में कश्यप ने उस पहाड़ी को कच्छ से वापस लेने के इरादे से युद्ध की तैयारी की, लेकिन कच्छ ने अपनी मृत्यु तक उस पहाड़ी को उस क्षेत्रपति के हाथ नहीं लगने दिया और अपनी युद्ध भूमि छोड़कर एक कदम पीछे नहीं हटा। साथियों, 3 परिच्छेद की कहानी हो चुकी है। अगला चौथा परिच्छेद अगले वीडियो में आप सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए और YouTube में देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें।